हमसे पहले हमारे साथी सतीश चंद्र यादव ने बड़ी अच्छी तरीके से बात करी थी। मैं फिर से ये बात कहना चाह रहा हूँ कि आज पूरे देश में जो हालात हैं ये हम सब लोगों के नजर के सामने है। आज पूरा देश किस परेशानियों से, किस तरह के माहौल से गुजर रहा है ये हमने देखा। अभी एक बीजेपी के नेता है कैलाश विजयवर्गीय, उन्होंने ये चीज़ कही थी कि हमने अपने घर के मजदूर को पोहा खाते ही समझ लिया था कि ये बांग्लादेशी है। तो मतलब कि अभी तक तो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी कपड़ों से लोगों को पहचानने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो बोल रहे थे कि हमसे भी खतरनाक लोग हैं हमारे पार्टी में, तो जो खाने का तरीके को देख करके पहचान सकते हैं कि वह कहाँ के रहने वाले हैं। ये कितने शर्म की बात है। और इसके अलावा इस देश में क्या चल रहा है कि अभी हमारे पास से फोन आया कि आपके जेल के छात्र के ऊपर सेडिशन चार्ज लगा दिया गया। हमने कहा कि कोई नई बात नहीं है। अगर मैं जेएनयू से हूँ और मेरा नाम जुनैद रजा है, मुस्लिम हो तो उसके पास तो दोनों फायदा है बीजेपी वालों के पास। अगर आप जेएनयू से हो तो आप देशद्रोही हो, और उसके ऊपर अगर आपका नाम मुसलमान का है तो आप तो डबल देशद्रोही हो। और अगर बीजेपी सरकार सत्ता में है तो आप तीन तरीके से देशद्रोही हो। इसलिए कि आप पैदा होते इस देश में देशद्रोही हो गए, इसलिए कि आप मुसलमान घराने में पैदा हो गए, जेएनयू में आए तो डबल देशद्रोही हो गए। ऊपर से आपका नाम सुनते ही बीजेपी वाले इस तरीके से प्रोपेगेंडा फैलाएंगे कि जैसे इस देश में टेररिस्ट घुसा है। अरे तुम्हें शर्म नहीं आती? कश्मीर में तुम्हारे नाम के लोगों ने इस देश के ऊपर एक काला धब्बा करवा है। आज हमारे गृह मंत्री अमित शाह जाकर के यूपी में क्या बोलते हैं कि सबको सलाखों के पीछे डाल दो। सुनिए ना, कि लाख आती हो तलवारें गर्दन की तरफ, सर झुकाना नहीं आता तो झुकाए कैसे। लाख आती हो तलवारें गर्दन की तरफ, सर झुकाना नहीं आता तो झुकाए कैसे। और लोग कह रहे हैं कि सरकार के सामने आप नतमस्तक हो जाइए, सरकार की आंखों में आंखें डाल करके आप बात मत कीजिए, सरकार की नीतियों के खिलाफ आप सवाल मत कीजिए, सरकार के खिलाफ आप कुछ बोलने की जरूरत मत कीजिए। तो सुनो, मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि सितम सहना सितमगर का सितम से कम नहीं होता। सितम सहना सितमगर का सितम से कम नहीं होता। मेरी और आपकी खामोशियां नुकसान कर देंगी, मेरी और आपकी खामोशियां नुकसान कर देंगी। आप ये समझ रहे हैं कि इस देश के ऊपर कोई भी काला कानून ला करके ठोक देंगे और यहाँ के नागरिक खामोश हो जाएंगे, तो आपकी गलत फहमी है। ये देश अशफाकुल्लाह खान का देश है, राम प्रसाद बिस्मिल का देश है। जिन लोगों ने इस देश में हिंदू मुस्लिम के तबरकेबाजी को मिटा करके, जिन लोगों ने इस देश में ट्रांसफिजम को मिटा करके इस देश की एकता और अखंडता को हमेशा बरकरार रखा, और आगे जब भी जरूरत पड़ेगी इस देश का माइनॉरिटी और इस देश का अकलियत तबके के लोग और इस देश के अल्पसंख्यक यहाँ की खूबसूरती और यहाँ के डेमोक्रेटिक कल्चर को बचा कर रखेंगे। तो आप ये सोच रहे हैं कि यहाँ की सेकुलरिज्म को बर्बाद कर दिया जाएगा, ये आपकी गलतफहमी और ये आपके इंजेक्शन उसी तरीके से निकालेंगे जिस तरीके से 1975 में इंदिरा गांधी को हम लोगों ने सिखाया था। और याद रखिए, आज छात्र सड़कों पर आ चुका है, छात्र सड़कों पे आ चुका है। और राम मनोहर लोहिया का कहना कि जब सड़कें सुनसान हो जाए तो संसद आवारा हो जाती है, तो शायद संसद 5 साल तक आवारा हो गया था, लेकिन अब संसद आवारा नहीं रहेगा, इसलिए कि छात्र जग चुके हैं, यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं वो जग चुके हैं। और इन तालिबान जिसको तक तो फांसी हो जानी चाहिए थी, अब इस देश में ज़्यादा दिन तक टिकने वाला नहीं है, उस गति पर ज़्यादा दिन तक टिकने वाला नहीं है। इसलिए कि हमारी बड़ी हैरत की बात है कि मतलब कि एक मत चलाने वाले को प्रदेश का प्रमुख बना दिया योगी आदित्यनाथ। इसे शर्म नहीं आती कि औरतों के बारे में क्या बोलना है, इसे ये तक नहीं पता है कि औरतों के बारे में किस तरीके की जुबान इस्तेमाल करनी है। लखनऊ घंटाघर में जो प्रोटेस्ट चल रहा है, जो स्ट्राइक चल रहा है, उसके बारे में योगी आदित्यनाथ ने जो बात कही, हमारे जनरल सेक्रेटरी सतीश चंद्र यादव ने उसको बहुत अच्छे तरीके से बताई, लेकिन उसको बता देना चाहते हैं योगी आदित्यनाथ, सुनो, अगर तुम इस देश की औरतों के खिलाफ और अगर तुमने इस देश की महिलाओं के खिलाफ शहर उगलने की कोशिश की, ये देश करेगा और तुमको सलाखों के पीछे इस तरीके से करेगा। तुम भूल जाओ तो तुम जाकर के हाई कोर्ट में रहे हो, तुम भूल जाओ तो तुमने पूरे देश में एक तरीके का जो कम्युनल माहौल पैदा करने की कोशिश की है, तो तुमको माफ कर दिया जाएगा। इससे पहले चिदम्बरम ने भी इस देश के ऊपर एक काला कानून ला करके यहाँ के लोगों को परेशान करने की कोशिश की थी, लेकिन उसी की सलाखों के पीछे जाना पड़ा था। वक्त किसी का नहीं होता है साहब, सत्ता का खुमार छोड़ दीजिए, सत्ता का नशा निकाल दीजिए, इसलिए कि ये वक्त है बड़े बड़े तानाशाहों को उसकी गद्दी से उतार करके जमीन पर फेंक देती है। अगर आपका वक्त आएगा तो आपको भी जमीन पर आना पड़ेगा, आपको भी अपनी गद्दी छोड़नी पड़ेगी। तो आप इतना नशा में चूर मत हो जाइए। तो आप लोगों से बस एक ही बात कहूंगा कि आप लोग जिस तरीके से सीए और एनआरसी के खिलाफ
पिछले 15 तारीख से यहाँ पर डटे हुए हैं, डटे रहिए, इसलिए कि ये डटना उनकी नाकामी की पहचान है और हमारा डटना हमारी कामयाबी की पहचान है। और जब तक इसके और एनआरसी जैसे काले कानून को इस देश के भगाए नहीं देते, हम लोग ये रास्ते जाम रखेंगे, सड़कें जाम रखेंगे। तुम्हें जो भी पुलिस लगानी है लगा लो, तुमको पूरे देश का भगवा कर्म करने की तुम सोच रहे हो और तुम ये चाह रहे हो कि पूरे देश की पुलिस को छात्रों की पीठ पर लाठियां बरसाकर तुमको कमजोर कर दें। तो मैंने बहुत पहले भी कहा था कि तुम्हारी लाठियों से हमारी हड्डियां कमजोर जरूर, तुम्हारी लाठियों से हमारे हड्डियां जरूर टूटी हैं, लेकिन हमारे हौसले नहीं टूटे हैं। और आने वाले कई महीनों तक अगर तुम इस चीज को वापस नहीं लोगे तो हमारे हौसले नहीं टूटेंगे। अगर तुम चाहते हो कि हम इस रातों के पीछे डाल देंगे तो डाल दो ना यार। पूरे देश को तुमने तो ओपन जेल बना ही रखा है, पूरे कश्मीर को तुमने तो खुला हुआ जेल बना ही रखा है। क्या हमने नहीं देखा कि वहाँ पर इंटरनेट बंद कर दिया गया? क्या हमने नहीं देखा कि वहाँ के मुसलमानों की हालत क्या की गई? क्या हमने नहीं देखा कि उत्तर प्रदेश में किस तरीके से दिल्ली पुलिस काम कर रही है? क्या हमने नहीं देखा कि योगी आदित्यनाथ किस तरीके से पुलिस को इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या हमने नहीं देखा कि इस देश का गृह मंत्री जा करके मुख्यमंत्री को फिर आम वो धमकी दे रहा है तो तुम्हें सड़कों के पीछे डाल दिया जाएगा? तुमने जमहूरियत का खून किया है, तुमने डेमोक्रेसी का जनाजा निकाला है। हम तुम्हारा जनाजा निकाल करके इस देश में खामोश बैठेंगे। जब तक हम तुम्हें गद्दी से उतार नहीं देते हम खामोश बैठने वाले नहीं हैं। तुम जमहूरियत का जनाजा निकालते रहो। जहाँ पर जमहूरियत कलम बरदार, जहाँ पर डेमोक्रेसी को अपने कंधे पर लेकर चलने वाले जमहूरियत का झंडा हमेशा ऊंचा करेंगे। और जब तुम जरूरत पड़ेगी जेएनयू, जामिया और देश के दूसरे इंस्टीट्यूशन जिनको पर तुमने अटैक किया है, तुम्हारे काले कानून के खिलाफ और तुम्हारी गलत नीतियों के खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे। आप लोगों के साथ बात के साथ अपनी आवाज रख करता हूँ कि आप लोग इस चीज को बनाए रहें, इस एकता को, इस अखंडता को, इस खूबसूरती को, जो डेमोक्रेटिक कल्चर है, जो जमहूरियत का खूबसूरत माहौल है, इसको बनाए रखें और इस देश के तानाशाह को इत्तेहाम दीजिए। तुम अपनी काले कानून को वापस ले लो, इसलिए कि यहाँ पर तो मुसलमान हमारे साथ नहीं है, जहाँ के पंडित भी हमारे साथ हैं, जहाँ के हिंदू भी हमारे साथ हैं, जहाँ के मुस्लिम भी हमारे साथ हैं, जहाँ के दलित भी हमारे साथ हैं, पूरा हिंदुस्तान हमारे साथ है। और अगर हिंदुस्तान के खिलाफ कुछ बोलोगे तो यहाँ की जनता कभी खामोश नहीं बैठेगी, बल्कि तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिला देगी। इसलिए कि तुम इलेक्टेड हो, सिलेक्टेड नहीं हो, एक लिए चुना है, देश का काम करने के लिए चुना है, देश विरोधी गतिविधियों में अपने आप को मुलविस करने के लिए नहीं चुना है। तुम्हें इसलिए नहीं चुना था कि तुम जामिया पर अटैक कराओ, तुम्हें इसलिए नहीं चुना था कि तुम्हें एमयू पर अटैक करवाओ, तुम्हें इसलिए नहीं चुना था कि तुम जाकर जेएनयू में गुंडे घुसवा करके लाठियां चलवाओ, तुम्हें इसलिए चुना था कि बेरोजगारी बढ़ रही, बेरोजगारी को दूर करो, तुम्हें इसलिए चुना था कि शिक्षा बैठे पूरा शिक्षा की नीतियों को सही तरीके से पूरे देश में लागू करो, तुम्हें इसलिए चुना था कि देश में करप्शन बढ़ रहा है, करप्शन रोको। लेकिन सारी चीजों में तुम्हारे लोग तो शामिल है, करप्शन तुम ही कर रहे हो, रेप तुम ही कर रहे हो, इंस्टीट्यूशन का अटैक तुम ही करवा रहे हो, जामिया को तुम बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हो, जेएनयू को तुम बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हो। तो तुम्हारा मन इंटरेस्ट भी नहीं भरा तो तुमने सोचा कि चलो खेल लेते हैं। साथियों, बस बात एक साथ मैं बात खत्म करता हूँ। शुक्रिया। जिंदाबाद।